हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी, वो हुई थी हमारी इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम को लेकर मैंने आपको बताया कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम 1960s में शुरू हुआ और उसके बाद कैसे इनकॉस्पार था, फिर हमारा इसरो आया और इसमें क्या क्या प्रीवियसली डेवलपमेंट देखने को मिले। फिर उसके बाद हमने इसकी पूरी हिस्ट्री को देखा। इंडियन स्पेस प्रोग्राम में क्या क्या देखने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे, उन्होंने किस तरीके से फाउंडेशन रखी इंडियन स्पेस प्रोग्राम की। फिर उसके बाद थुम्बा में किस तरीके से लॉन्चिंग स्टेशन बना, और उसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को जो है बनाया गया और वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आई। ठीक है। तो इन सब को लेकर हमने चर्चा करी, हिस्टोरिकल इसका ओवरव्यू देखा और इंडियन इसरो के बारे में थोड़ी और जानकारी हमने प्राप्त करी। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन यानी इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन, यानी वो मिशन जो हमने अंतरिक्ष में किए हैं, यानी ऐसे मिशन जो अंतरिक्ष में किए, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। राइट। तो इन सब को लेकर आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो पहले होता है हमारा एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट क्या है? सबसे पहले हम सोच देखते हैं एस्ट्रोसेट क्या है। एस्ट्रोसेट एस्ट्रोसेट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। एस्ट्रोसेट भारत का पहला समर्पित बहुत तरंग अंतरिक्ष वेधशाला ऑब्जर्वेटरी। और आपको मैं बताता हूँ ऑब्जर्वेटरी क्या होती है। देखो, ऑब्जर्वेटरी क्या होती है कि जैसे आपने लैब देखी है, अपनी स्कूल में फिजिक्स की लैब होती थी, केमिस्ट्री की लैब होती थी, बायोलॉजी की लैब होती थी। तो प्रयोगशालाएं जो होती हैं वो हमारी लेबोरेटरी होती हैं। ऑब्जर्वेटरी में क्या होता है, बस फर्क ये होता है, प्रयोगशाला में आप प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेटरी में बस आप एक टेलीस्कोप की मदद से ऊपर जो हमारा आकाश है, जैसे यानी ये ऑब्जर्वेटरी हो गई तो ये हमारा टेलीस्कोप हो गया, तो इसकी मदद से आकाश यानी हमारे स्पेस यानी अंतरिक्ष को पढ़ते हैं। आकाश भी नहीं तो अंतरिक्ष को पढ़ा जाता है। तारों को पढ़ते हैं, सूरज, चंद्र और जितने भी ग्रह हैं उन सबको देखते हैं, उनकी गतिविधियों को देखते हैं और फिर उसको लेकर जो है डेटा इकट्ठा करते हैं। दिस मिशन endures फॉर अ मोर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। तो ये मिशन का प्रयास हमारे ब्रह्मांड को अधिक विस्तृत समझने के लिए है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जर्वेटरी से डेटा को इकट्ठा करते हैं, है ना, जानकारियां इकट्ठा करते हैं, तो उससे होता क्या है कि उससे हमें हमारा जो ब्रह्मांड है उसको समझने के लिए हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड कैसा है, किन चीज़ों से बना है, क्या क्या चीज़ें इस ब्रह्मांड के अंदर है। तो उन सब से जो है मदद मिलती है, किन से? ये जो हमारे एक्सप्लोरेशन मिशन किए गए हैं और एस्ट्रोसैट से। एस्ट्रोसैट मिशन इनेबल्स द साइमल्टेनियस मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन। तो एस्ट्रो मिशन एक ही उपग्रह के साथ विभिन्न खगोलीय वस्तुओं को समकालीन बहुतरंगों निरीक्षणों जैसे कि एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड को सक्षम करता है। तो जो हमारा एस्ट्रोकैट था, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वेटरी थी एस्ट्रोकैट में, मिशन में, इसमें हम कौन सी तरंग यूज कर रहे थे? एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स। तो जिससे हम क्या हो सकता है, वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विद अ सिंगल सैटेलाइट। ठीक। तो ये हमारा एस्ट्रोसेट था। तो पहला हमारा जो भारत का पहला बहु तरंग अंतरिक्ष वेधशाला पहली, तो वो थी हमारी एस्ट्रोसेट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोसेट इंक्लूड्स। तो एस्ट्रोसेट के उद्देश्य में क्या शामिल है? टू स्टडी स्टार बर्थ रीजन्स एंड हाई एनर्जी प्रोसेस इन स्टार सिस्टम। देखो, तारा का जन्म होता है और तारा टूटता है, यानी तारा का जो है जन्म के बाद मृत्यु भी होती है, डाइंग स्टार भी होते हैं। तो जब तारा जन्म लेता है तो वो नेबुला की फॉर्म में होता है, इस तरीके से जो होता है नेबुला की फॉर्म में होता है। अब क्या होता है कि ये धीरे 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 आपस में आएंगे, इस तरीके से ये जो बादल हैं, डस्ट जिसको हम बोलते हैं डस्ट क्लाउड, धूल के बादल हैं, ये आपस में आते हैं ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से, और आके आपस में जो है घूमने लगते हैं और फिर इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये आपस में जुड़ जाएंगे और एक तारे का निर्माण करेगा। तो एस्ट्रोसैट के उद्देश्यों में शामिल था तारों के जन्म क्षेत्रों और तारा प्रणालियों में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए, कि तारा कैसे बना, तारा कहाँ बन रहा है,
और किन किन चीज़ें जो घटनाएं हैं जो तारे में देखने को जा रही हैं। टू एस्टिमेट मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, तो जो न्यूट्रॉन स्टार के चुंबकीय क्षेत्रों का अनुमान लगाना। तो जब तारा जब टूटने को होता है तो वहीं से उसमें पल्सर बनता है, न्यूट्रॉन स्टार बनता है, ब्लैक होल बनता है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन एस्ट्रोसेट का ये भी था, जो उद्देश्य था कि जो न्यूट्रॉन स्टार हैं उनके चुंबकीय क्षेत्रों का अनुमान लगाने के लिए भी एस्ट्रोसेट का उपयोग जो है किया गया। टू अंडरस्टैंड हाई एनर्जी प्रोसेसेस इन बाइनरी स्टार सिस्टम, बाइनरी स्टार सिस्टम का मतलब होता है तो जहाँ दो तारा है ना, द्वैत तारा सिस्टम होता है। जैसे हमारे यहाँ सिंगल स्टार सिस्टम है, हमारे सौरमंडल में एक ही जो है स्टार है, उसका नाम सूरज है। तो कहीं कहीं बाइनरी स्टार सिस्टम होता है, यानी सिंगल तारा द्वितीय के तारा प्रणालियां। तो टू अंडरस्टैंड हाई एनर्जी प्रोसेस इन बाइनरी स्टार सिस्टम कंटेनिंग न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन सितारों और ब्लैक होल सहित द्वितीय तारा प्रणालियों में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझने के लिए भी जो है एस्ट्रोसेट का मदद लिया गया। टू परफॉर्म अ लिमिटेड डीप फील्ड सर्वे ऑफ द यूनिवर्स इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, इसका मतलब क्या है कि पैरागमनी क्षेत्र के में ब्रह्मांड के सीमित गहरे क्षेत्र सर्वेक्षण करने के लिए। देखो क्या होता है कि आप आंखों से जो है नहीं देख सकते पूरे ब्रह्मांड को, और हर चीज की जानकारी, अब ऐसा नहीं है जो चीज आपको दिख नहीं रही है वो वास्तव में है। जैसे एयर है, एयर है बट आपको दिखती नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें जो है अपनी आंखों से, जो विजुअल रेंज है जिसमें हम देख पाते हैं, उसमें हमें अदृश्य नहीं होती, उसमें वो अदृश्य होती हैं। तो उन सबको समझने के लिए फिर हम अल्ट्रा वायलेट रीजन की मदद लेते हैं और अलग अलग एक्सरे रीजन की मदद लेते हैं। तो इन तरंगों से होता ही है कि हम अलग प्रकार की तरंगे जो है ब्रह्मांड में भेजते हैं। अब ब्रह्मांड तो बहुत गहरा है, मान लो हमने तरंगे भेजी तो तरंगे जो है वो बहुत दूर जाके जो है टकराती हैं। तो हम देखते नहीं है, आपने देखा होगा कि हम बताते हैं कि ये हमसे 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। तो इतना दूर का तो हम टेलीस्कोप तो बना ही नहीं सकते, इतना दूर का, इतना दूर देखने के लिए अर्थ से। तो हम कैसे कहते हैं कि वो हमसे 200 लाइट ईयर्स दूर है। 200 लाइट ईयर का मतलब समझ रहे हो, 1 लाइट ईयर। बिजली जो लाइट है, लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में ये इतना चलती है। तो 1 साल में कितना चलेगी, तो 1 साल में वो जितना चलेगी उतना उसे 200 साल और चलना होगा। तो लाइट ईयर बहुत बड़ी दूरियों को बताने के लिए होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मांड में चीजें पास नहीं है, ब्रह्मांड में बहुत दूर है ये चीजें, बहुत ज्यादा। तो उन सबको समझने के लिए, बताने के लिए हम अल्ट्रावायलेट रीजन की मदद लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एस्ट्रोसैट को कब छोड़ा गया? एस्ट्रोसैट was launched in September 2015 by PSLV Polar Satellite Launch Vehicle C-30 into a 650 kilometer orbit inclined at an angle 6 degree to the equator। अब जो ये एस्ट्रोसैट है ना, ये पृथ्वी पे ऑब्जर्वेटरी नहीं है, ये बाहर सैटेलाइट है। सैटेलाइट वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है, हम स्पेस को पढ़ने के लिए हमने एक सैटेलाइट को भेजा है अंतरिक्ष में। तो एस्ट्रोसॉट को जो एस्ट्रोसैट है उसको लॉन्च करा गया सितंबर 2015 में। और किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च करा गया? PCLV C-30 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-30 द्वारा इसको छोड़ा गया, जो कि पृथ्वी से 650 किलोमीटर की जो है दूरी पे है, और इसका परिधि जो है वो 50 किलोमीटर दूर है। और इक्वेटर से कितना, 6 डिग्री जो है भूमध्य रेखा के प्रति कोण पर झुका हुआ है। द मिनिमम यूजफुल लाइफ ऑफ एस्ट्रोसैट मिशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 5 years। तो एस्ट्रोसैट मिशन का न्यूनतम मिनिमम लाइफ, उपयोगी जीवन कितना है? 5 वर्ष की उम्मीद है। तो अब देखो 2015 हो गया, तो मिनिमम लाइफ तो इसका खत्म हो गया होगा, मतलब 2024 हो रही है। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ से जानकारी मिलती है एस्ट्रोसैट से। The Spacecraft Control Center at Mission Operation Complex (MOX) of ISRO Telemetry Tracking and Command Network is ISTRAC Bengaluru managed the satellite during its mission। तो अब ये जो सैटेलाइट हमने एस्ट्रोसैट भेजी, इसको कौन कंट्रोल कर रहा था? इस मिशन को
कौन कंट्रोल कर रहा था? तो इस मिशन को जो कंट्रोल कर रहे थे वो थे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ इसरो, ठीक है। और ट्रैकिंग, उसके बाद इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमर्शियल नेटवर्क, आइसट्रैक बैंगलोर, इसको जो बैंगलोर में है इसको मैनेज कर रहे थे। मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र ISROT, इसरो, है ना। तो इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क बेंगलुरु ने इस मिशन जीवन के दौरान उपग्रह का प्रबंधन किया। The data gathered from AstroSat is then processed, archived and distributed by Indian Space Science Data Center Bengaluru। तो जो एस्ट्रोसैट था, एकमात्र की गई डेटा को फिर क्या करा, संसाधित किया गया, प्रोसेस किया गया, संग्रहित किया गया और उसके बाद वितरित किया गया। किसने करा ये? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डेटा सेंटर बेंगलोर के द्वारा ये जो डेटा है भेजा गया। ठीक, चलिए अब आता है मार्स ऑर्बिट मिशन। तो सबसे ज्यादा चर्चित रहने वाला मिशन, इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना ही होगा, तो इसको हम और विस्तार से समझेंगे। देखो, भारत कुछ चुनिंदा कंट्रियों देशों में से है दुनिया के जिन्होंने मार्स पर कोई मिशन करा है, क्योंकि हर कोई मार्स पर मिशन नहीं कर पाता। तो भारत उन्हीं चुनिंदा देशों में से एक है जिन्होंने मार्स पे मिशन किया। अब मार्स पे मिशन का मतलब क्या था, मार्स पे मिशन क्यों हो रहा था? क्योंकि हम ये खोजने में थे कि क्या मार्स पे जीवन की संभावनाएं थी या जीवन की संभावनाएं बनेंगी। तो उसको लेकर हमने कुछ जो है रिसर्च करी मार्स को लेकर। अब पृथ्वी से बैठ के सारी चीजें तो हम मार्स को लेकर पढ़ नहीं सकते हैं। कुछ चीजों के लिए तो हमें खुद मार्स पे जाना होगा। हमें खुद का मतलब है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को मार्स पे जाना होगा। तो वही है यहाँ पर मार्स ऑर्बिट मिशन इज ऑल्सो नोन एज मंगलयान। तो हमने उसको क्या नाम रखा गया? मंगलयान दिया गया। इज इंडियाज फर्स्ट interplanetary mission to planet Mars with an orbiter, a craft designed to orbit Mars is an elliptical orbit। तो ये मार्स ग्रह या जो यान मिशन था हमारा, जिसको हमने मंगलयान भी कहा, ये भारत का पहला अंतरिग्रह, अंतर्ग्रह का मतलब है कि अर्थ से किसी दूसरे प्लेनेट के लिए अंतरिग्रह जो मिशन था वो हमारा कौन सा था? मार्स ऑर्बिट मिशन। तो ये पहला मिशन था, राइट। तो इसको ऐसे याद रखना है आपको। तो पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा है? मार्स। तो पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा था? मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसे आप मंगलयान भी कहते हैं। अब इस मिशन में क्या था? यह भारत का पहला अंतर्ग्रह मिशन जो मंगल ग्रह के लिए एक यान निर्मित किया गया। यानी हमने एक जो है ऑर्बिट स्पेस क्राफ्ट बनाया जो मंगल के चारों ओर अंतर्वृकीय कक्ष में घूमने के लिए डिजाइन किया गया था। यानी अब वो जो ये मार्स हो गया, जैसे सैटेलाइट हमारे कक्ष में घूम रही है, पृथ्वी के कक्ष में घूम रही है, तो ऐसे ही मार्स हो गया। मार्स के कक्ष में ये जो है सैटेलाइट घूमेंगी और वहां से हमें जो है जानकारी प्राप्त जो है जानकारी मिलेगी, वहां से हमें वो जानकारी भेजेंगे। मेकिंग इंडियाज फर्स्ट वेंचर इनटू इंटरप्लेनेटरी स्पेस, मॉम मार्स ऑर्बिट मिशन विल एक्सप्लोर एंड ऑब्जर्व मार्स सरफेस फीचर्स, मॉर्फोलॉजी, मिनरोलॉजी एंड मैरिटाइम एटमॉस्फेयर। तो अंतर्गृह अंतरिक्ष में भारत की पहली यात्रा को चिन्हित करते हुए जो मार्स ऑर्बिट मिशन था वो मंगल की सतह की विशेषताओं के बारे में बात करेगा, आकृति के बारे में बात करेगा, खनिज कौन से मिनरल, किस प्रकार के मिनरल जो है वहां पर पाए जा रहे हैं, किस प्रकार की आकृति है उस मार्स के, लाइक मार्स की जो भूमि है उस पे लेकर, मंगल का वायुमंडल कैसा है, एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, किस तरीके की गैसें वहां पर पाई जाती हैं, का अन्वेषण और अवलोकन करेगा। ठीक है, तो एक्सप्लोर और ऑब्जर्व करेगा। तो ये सारी बातें जो कौन कर रहा है, ये सारी बातें हमारा मार्स ऑर्बिट मिशन जो है करेगा, करेगा या फिर अभी वो कार्यरत कर रहा है और अभी वो ये सब कार्य कर रहा है। तो ये 2014 की बात है, जब हम ने 2014 में मार्स ऑर्बिट मिशन जो है भारत से भेजा था। आगे बढ़ते हैं। Further, I specified research for methane in the maritime
तो यानी हमने क्या इसके अलावा मंगलीय वायुमंडल में मीथेन की विशेष खोज ग्रह पर जीवन की संभावना या भूतपूर्व अस्तित्व के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। अगर हमें मीथेन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, a specific search for methane in the Martian atmosphere will provide information about the possibility or the past existence of life on the planet. अब जो फोकस था वो थोड़ा फोकस मीथेन को लेकर भी था। अगर हमें मार्स की जो भूमि है उस पर हमें मीथेन मिलती है, तो मीथेन के मिलने से ये होगा कि वहाँ पे जो जीवन जो स्तर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे हमें ये पता चलेगा कि वहाँ पर जो जीवन है उसमें जो है क्या-क्या रहा है। यानी अगर मीथेन है तो हम कह सकते हैं कि भूतपूर्व वहाँ पर अस्तित्व था जीवन का, उसके बारे में जो है हमें जानकारी प्राप्त होगी। और साथ ही में द इनॉर्मस डिस्टेंस इन्वॉल्व्ड इन द इंटरप्लेनेटरी मिशन प्रेजेंट अ डिमांडिंग चैलेंज डेवलपिंग एंड मास्टरिंग द टेक्नोलॉजीज essential for these missions will open endless possibility of space exploration। अब ये क्या है इसको जरा समझिए। देखो, क्या होता है जब एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जाते हो तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा जो है खाली स्पेस है, जिसे हम बोलते हैं खाली जगह है, स्पेस। अब यहाँ से एक रॉकेट को लेके जाना और फिर वहाँ पर भेजना तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है और इसमें काफ़ी ईंधन और टेक्नोलॉजी लगती है। तो इस तरीके के मिशन जो करेंगे इससे हमें प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विकास मिलेगा और हम किस तरीके से जो है इस टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं, क्या-क्या चैलेंज आएँगे, उनको कैसे हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, वो भी हमें जानकारी मिलेगी। तो अंतर्ग्रह मिशन में शामिल होने वाली विशाल दूरी एक मांगने वाली चुनौती पेश करती है। इन मिशनों के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों का विकास और मास्टर करना अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए असीम संभावनाओं को खोल देता है। यानी अगर इस तरीके के मिशन किए जाते हैं तो उससे क्या होता है कि एक्सप्लोरेशन की जो भावना है, जो पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं, वो खुल जाती हैं और ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर सकते हैं स्पेस को, अंतरिक्ष को। Mom has been configured to carry out observation of physical features of Mars and carry out limited study of Martian atmosphere with following 5 payload। तो जो मार्स ऑर्बिट मिशन था को मंगल में भौतिक विशेषताओं के अवलोकन करने के लिए मंगलीय वायुमंडल का सीमित अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित 5 पेलोड के साथ कॉन्फ़िगर किया गया, यानी उसको 5 पेलोड के साथ छोड़ा गया। अब देखो, सिर्फ अब मैंने आपको बताया था सैटेलाइट में जो पेलोड होता है तो इसका मतलब क्या होता है, सैटेलाइट में जो सामान होता है उसको हम पेलोड बोलते हैं। तो यहाँ पर 5 पेलोड थे जो यानी सैटेलाइट के अंदर कुछ और भी जो थे सामान हमने भेजे गए जिससे हम पता कर पाए कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं मार्स पे लेकर हो रही हैं, उसको मिशन को लेकर हो रही हैं और मार्स की जो सतह है उसको लेकर बता पाए। एक है मार्स कलर कैमरा। तो मार्स रंग कैमरा यानी कलर कैमरा क्या है, वो मार्स का चित्रण देगा हमें, मार्स की फोटो खींच के देगा, मार्स के बारे में बताएगा। तो कलर कैमरा जो है वो है। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। थर्मल इंफ्रारेड रेज जो होती है, इंफ्रारेड रेज जो होती हैं, जो ऊर्जा को पकड़ती हैं, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। अगला मीथेन सेंसर फॉर मार्स। अब मीथेन की हमें प्राप्ति कैसे होगी कि मीथेन है या नहीं, तो उसके लिए हमें सेंसर भेजने पड़ेंगे, ऐसे सेंसर जो मीथेन को पकड़ पाए। अगर मीथेन गैस के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो हम जीवन की संभावना को लेकर मार्स पे बता सकते हैं। मार्स एग्जोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर, मैनका। अब ये मैनका क्या है, अब ये जो मैनका है, अब ये क्या होगा कि जो मार्स पे जो हमने एग्जोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर है, तो यानी मार्स पे जो अन्य प्रकार के जो कंपोजिशन होंगे उनके बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलेगी। लाइमन अल्फा फोटोमीटर और पांचवा पेलोड था लाइमन अल्फा फोटोमीटर। तो ये सिर्फ आपको नॉर्मली याद रखना है। अगर आपको क्यूरियोसिटी है इस विषय में जानने के लिए, आप और इच्छुक हैं, तो आप जाके इंटरनेट या किसी और की मदद लेके
इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि इनका किस किस तरीके से उपयोग होगा। लेकिन हमारी परीक्षा में इतना डिटेल में जो है इनके उपयोगों को लेकर जो है परीक्षा में सवाल नहीं आएगा, तो हम इसके जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब देखिए मार्स को किस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया और क्या क्या था। ठीक है, MOM was launched by PSLV C-25 rocket on November 5, 2003। तो जो मार्स ऑर्बिट मिशन था उसको हमने क्या करा, PSLV C-25 रॉकेट द्वारा 5 नवंबर 2003 को प्रक्षेपित किया गया। It was successfully got inserted into maritime orbit on September 24, 2014। और 2014 में ये क्या हुआ, ये जो है सक्सेसफुली, इसको ज़रा डेट को क्लियर करिएगा, ये गलत डेट है। ये डेट्स को जो है उसको हम ठीक से लिखेंगे, ठीक है। तो सफलतापूर्वक 24 दिसंबर 2014 में, अर्थात 300 से अधिक दिनों बाद मंगल ग्रह के कक्ष में स्थापित हुआ। अब देखो क्या ये सीधा सीधा जो है अ, ये मंगल के सतह पे चला गया या मंगल ग्रह पे चला गया, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था, नॉट 3। इसको करेक्ट करिएगा, 2013 को। ठीक है, 2013 को भेजा गया था और इसको 300 दिन लगे मार्स पे पहुंचने के लिए। तो ये 5 दिसंबर 2013 को भेजा गया और 300 दिन में ये कहाँ पहुंच गया, मार्स के उसमें मार्स के एटमॉस्फेयर में पहुंच गया, मार्स के परिधि में ये चक्कर लगाने लगा। कब, 24 सितंबर 2014। इंडिया इज द फर्स्ट एशियन nation to reach the Mars orbit and first in the world to achieve on its first attempt। तो यहाँ से हमारे वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि है उसको प्राप्त करी। एशियाई राष्ट्र में पहला भारत एक ऐसा देश बना जिसने मंगल की कक्ष में पहुंचा। अब भारत मंगल की कक्ष में पहुंचे का मतलब क्या है कि भारत ने जो मिशन है वो मंगल की कक्ष में जाके किया। तो एशिया के अंदर कौन सा हमारा, भारत हमारा पहला राष्ट्र बना। उसके साथ जो दुनिया है, दुनिया में पहला ऐसा राष्ट्र बना जिसने पहली ही उपलब्धि में, यानी एक ही बार में, एक ही पहले ही प्रयास में उसने मार्स में अपना जो रॉकेट है, अपनी जो सैटेलाइट है, जो अपना मिशन है, वो प्राप्त कर लिया सफलतापूर्वक। The success of this mission bring India into elite club of Martian explorer that includes US, European Space Agency and erstwhile Soviet Union। तो इस मिशन की सफलता भारत को अमेरिका, देखिए कौन कौन है, अमेरिका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, अमेरिका नासा हो गया, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA हो गया, और उसके साथ साथ जो पहला भूतपूर्वी पूर्वी वृत्त संयुक्त संघ की जो स्पेस एजेंसी थी, वह तीनों के साथ अब भारत भी जुड़ गया। यानी ऐसे 4 राष्ट्र हैं या 4 स्पेस एजेंसियां हैं जिन्होंने मंगल की सतह पर जाकर जो है मिशन किया। राइट, तो ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि थी मार्स ऑर्बिट मिशन को लेकर। चलिए अब बात करते हैं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 की, और चंद्रयान 3 हमारा लेटेस्ट है, तो वो हम करंट अफेयर्स के सेक्शन में पढ़ेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3, आदित्य L1 ये भी हमारे करंट अफेयर के लिए जो है विशेष हो जाता है, क्योंकि इनको हम आगे चलकर पढ़ेंगे। चंद्रयान 1, इट वॉज इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून। यह इंडिया का पहला मिशन था चंद्रमा के लिए। इट वॉज लॉन्च्ड यूजिंग PSLV C-11। तो इसको लॉन्च करा गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-11 के द्वारा। कब, 22 अक्टूबर 2008। और कहाँ से, श्री हरिकोटा और सैटेलाइट लॉन्च सेंटर SDSC। ठीक है, शार श्री हरिकोटा से इसको जो है सतीश धवन जो है स्पेस सेंटर जो है श्री हरिकोटा, SDSC का मतलब होता है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2008 22 अक्टूबर को PSLV C-11 की मदद से चंद्रयान 1 को छोड़ा गया।
द स्पेसक्राफ्ट वाज ऑर्बिटिंग अराउंड द मून एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर। तो ये चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है चक्कर लगा रहा था। फ्रॉम द लूनर सर्वेस फ्रॉम इट्स केमिकल मिनरोलॉजिकल एंड फोटोजियोलॉजिकल मैपिंग। और ये क्या कर रहे हैं, पर उसके रासायनिक खनिज और फोटो भूविज्ञानिक मानचित्रण के लिए चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा है या घूम रहा था। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कैरिड बाय स्पेसक्राफ्ट वर बिल्ट इन इंडिया, यूएस, यूके, जर्मनी, स्वीडन एंड बुल्गारिया। जो भी इसके अंदर उपकरण लगाए गए वह भारत कहाँ से लाए गए, भारत से, अमेरिका से, यूके से, जर्मनी से, स्वीडन से और बुल्गारिया में बनाए गए थे। तो यहाँ से हम उपकरण लेके आए, फिर उसको हमने चंद्रयान 1 में लगाया और फिर जो है उसको भेजा। और क्या विशेषताएं थी चंद्रयान 1 को लेकर? द चंद्रयान कैरीड 5 साइंटिफिक पेलोड फ्रॉम इंडिया। तो जो मिशन था चंद्रयान 1 वो भारत में के 5 वैज्ञानिक भार यानी साइंटिफिक जो है पेलोड लेके गया। पहला पेलोड का था टेरियल मैपिंग कैमरा, टीएमसी, विच प्रोवाइड हाई रिजोल्यूशन मैप ऑफ द मून। तो मैपिंग कैमरा का मतलब है कि वो जो चंद्रमा की सतह है उसकी जो है तस्वीरें खींच के देगा, तो हम वहां से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि चंद्रमा की जो सतह है वो कैसी है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर विच परफॉर्म मिनरोलॉजिकल मैपिंग। और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर क्या है, वह हमें खनिज के बारे में बताएगा कि चंद्रमा में जो खनिज है वह किस तरीके के हैं, है ना, क्या क्या खनिज उस पर पाए जाते हैं। लूनार लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, LLRI। अब ये क्या है, विच रिटर्न इंफॉर्मेशन अबाउट द मून्स टोपोग्राफी, हाइट ऑफ द सर्टेन फीचर। जिसने चंद्रमा की भू आकृति की कुछ विशेषताओं की ऊंचाई के बारे में जानकारी वापस लाई। तो ये क्या है, हमें भू आकृति यानी चंद्रमा की जो भूमि है उसकी आकृति को लेकर इसने हमें बताया। हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर विच एग्जामिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऑन द सरफेस। तो उच्च ऊर्जा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी हमने इस्तेमाल करे जिससे हमें रेडियोधर्मी तत्वों की जांच के बारे में पता चले और हमें पता चले अगर रेडियो जो धर्मी तत्व हैं वो चंद्रमा की जो सतह पर है या नहीं, इन सब को लेकर यानी, और ये सब हमें जो जानकारी दे रहे हैं वो हमारे चंद्रमा की सतह को लेकर आपसे जानकारी दी जा रही है। मून इम्पैक्ट प्रोब, अब उसके बाद क्या था, मून इम्पैक्ट प्रोब विच वाज इनिशियली क्रैश्ड इनटू मून साउथ पोल। अब क्या था, जो मून इम्पैक्ट प्रोब था जिसने जानबूझकर चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव से टकराया गया था। अब ये क्यों टकराया गया था? द डिब्रीज फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट एडेड चंद्रयान इज इट्स सर्च ऑफ लूनर वाटर। तो जो इससे मलबा निकला, इसके प्रभाव से उत्पन्न मलबा ने चंद्रयान 1 की चंद्रा जल खोजने में मदद की। तो हमने पहली बार बताया था दुनिया को कि चंद्रमा पे जल है साउथ पोल पे, क्योंकि हमने जो अपना प्रोब है उसको टकराया और टकराने से जो डिब्रीज निकल के आई, तो वहां से हमने बताया कि जो लूनार है उस पर पानी की संभावना है और जल की खोज की मदद की। After the successful completion of all major mission objective, the orbit was raised to 200 किलोमीटर in May 2009। तो जब सभी प्रमुख मिशन उद्देश्यों को सफल समापन के बाद कक्ष की मई 2009 से 200 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। तो पहले वो 100 था, अब उसको कितना कर दिया, 200 किलोमीटर और ऊपर कर दिया गया। The mission was concluded when all the communication with the spacecraft was lost on August 29, 2009। अगस्त 29 अगस्त को क्या हुआ कि जो हमारा संवाद था चंद्रयान 1 से वो टूट गया। अब संवाद टूटने की मदद से जो हमारा जो मिशन था वो संपन्न हुआ और जो जानकारी हमें चाहिए थी वो जानकारी हमने प्राप्त कर ली। तो अभी तक हमने यहाँ पर किसके बारे में पढ़ लिया, अभी हमने इसमें जो है मार्स ऑर्बिट मिशन के बारे में पढ़ लिया, राइट। उसके साथ साथ हमने एस्ट्रोसेट के बारे में पढ़ लिया, चंद्रयान 1 के बारे में पढ़ लिया। आने वाले लेक्चर में हम चंद्रयान 2 के बारे में बात करेंगे, फिर आदित्य L1 के बारे में बात करेंगे, गगनयान के बारे में बात करेंगे। तो जो भी जानकारी आपके साथ मैंने साझा करी है उन सबको जो है पता जो है याद रखिएगा किस तरीके की चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा रही हैं, जो फैक्ट है, कब कौन सा मिशन करा गया, किस लॉन्च व्हीकल में उसको भेजा गया, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये सब जो है जानकारी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
बाकी आने वाली क्लास में हम चंद्रयान 2 को लेकर भी बात करेंगे, आदित्य L1 मिशन यानी जो हमने सूरज को लेकर मिशन किया है। तो चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान। तो अभी तक हमने आदित्य L1 कर लिया, चंद्रयान 3 कर लिया और गगनयान आगे हम करने वाले हैं। तो इन सब को लेकर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप अपना जो है रिवीजन करते रहिए, चीज़ों का जो है अभ्यास करते रहिए। बाकी अधिक और जानकारी आपसे अगले लेक्चर में मैं शेयर करूंगा। तो आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।